जो है अप्रूवल मिला है। तो इसी में एक डेटा आया हुआ है कि इसके तहत जो है यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके तहत 2 कैटेगरी में प्रोवाइड कराया जाता है अनाज को गरीबों को। तो इसमें इसमें एक जो कैटेगरी है जो गरीबों में अत्यंत गरीब होते हैं, यानी उनको जो अंत्योदय परिवार जिन्हें कहा जाता है, उनको प्रति माह जो है 35 केजी अनाज मुफ्त दिया जाता है। उसके बाद जो गरीब बचते हैं, ठीक है, उनको जो है 5 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज दिया जाता है। तो इसमें 2 कैटेगरी है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है फंसाने के लिए ये पूछा जा सकता है बीपीएससी पीटी में, ठीक है, या कोई और भी पीटी में पूछा जा सकता है। तो इसको 2 तरह से याद रखेंगे आप लोग। और इसी में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वहाँ की लगभग 75% जो आबादी है इस योजना के तहत मुफ्त अनाज प्राप्त कर रही है। तो ये भी हो सकता है पूछ दे। एक और नया डाटा मतलब एक नया योजना जो है प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से घोषणा की गई थी आदिवासियों के उत्थान के लिए, वो था प्रधानमंत्री जनमन योजना। तो इसमें क्या है कि आदिवासी समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना को शुरू किया गया है, और इसको भी कल अप्रूव किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक है। तो इसमें क्या है क्राइटेरिया कि ये टोटल ये आदिवासियों के डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट जो है 24,104 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 15,336 करोड़ रुपए अवेलेबल कराएगी, और राज्य सरकार को अपने सोर्स के माध्यम से 8,768 करोड़ रुपया इसमें खर्च करना होगा। और इसमें जो है जनजाति मंत्रालय समेत 9 मंत्रालय की योजना इनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगी इस योजना के तहत, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि वर्तमान में जो लोकसभा की जो सीट है 543, इसमें कितने सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है, नहीं बता पाएंगे? चलिए 47 है, और बिहार विधानसभा में ये अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट रिजर्व है। ये सब बेसिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, पॉलिटी का बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हो सकता है पूछ दे इससे रिलेट करके। इसके बाद एक और योजना की घोषणा 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री द्वारा लाल किला के प्राचीर से ही किया गया था, वो उसका नाम था लखपति दीदी योजना, ठीक है। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार जो है 261 करोड़ रुपया खर्च करके 15,000 महिला एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन उपलब्ध कराएगी, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 2 वर्षों यानी 2024 से 25, 25 से 26, इसी को इस जो वर्ष है ना, इसको इसी फॉर्मेट में याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड हो गया है इसी तरह का वो पूछते हैं, यानी कि 2 वर्ष यानी 2024 से 25 और 25 से 26, वो डायरेक्ट 24 से 26 नहीं पूछते हैं, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, इसी फॉर्मेट में याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये 2 वर्षों में जो है टोटल जो एसएचजी है महिला वाले उनको 14,500 ड्रोन अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक। और चालू वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 जो है उसमें मार्च तक, अभी जो मार्च आएगी मार्च तक, यहाँ पर की जो खाद्य कंपनियां हैं वो अपने तरफ से महिला एसएचजी को 500 ड्रोन देंगी, ठीक है। और ये जो ड्रोन अवेलेबल कराए जाएंगे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो इसका अधिकांश उपयोग जो है खेती में ही किया जाएगा, जैसे कि उर्वरक के छिड़काव में, कीटनाशक के छिड़काव में, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि खेती में ही ये लोग लगेंगे, ठीक। और इसी में बताया गया है कि एक जो ड्रोन है उस पे जो खर्च आएगी वो लगभग 10 लाख रुपया आएगा। तो इसमें से 8 लाख रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। उसके बाद 2 लाख रुपया जो है वो क्लस्टर लेवल फोरम जो है वो नेशनल एग्रीकल्चरल इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी से लोन लेकर उसको अवेलेबल कराएगा एसएचजी ग्रुप को, ठीक है। और लोन जो दिया जाएगा उस पे 3% ब्याज की छूट भी दी जाएगी इनको, ठीक। और साथ में गवर्नमेंट जो है ड्रोन उड़ाने के लिए जो महिलाओं का जो चयन होगा उनको 15 दिन का प्रशिक्षण देगा, और जो पायलट के रूप में पदस्थापित होंगी उनको 15,000, और जो को पायलट के रूप में पदस्थापित होंगी उनको 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये तीनों योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को एक एक चीज का फैक्ट याद रखिएगा, ये पूछेंगे ही, कोई ना कोई रहेगा ही, आपको एग्जाम में लिखिएगा, और साथ में इसका यूज आप मेन में भी करेंगे। खासकर ये लखपति दीदी योजना है जो महिला सशक्तिकरण को दिखाना होगा, तो उसमें ये जाएगा।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है अपने द्वारा जो जितनी इनकी योजनाएं चला रही थी, जैसे स्वास्थ्य योजना को जन जन तक पहुंचाने और सड़क हादसे में घायल लोगों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक यात्रा की शुरुआत की है। इसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो इसमें क्या क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी स्वास्थ्य योजना है उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही जो सड़क हादसे में घायल लोग हैं उनको बेहतर उपचार सुविधा कैसे मुहैया करा जाए वो बताया जाएगा सबको। ठीक है, तो इसके प्रति वो जागरूक किया जाएगा। और ये जो बिहार में है, बिहार के 23 प्रखंडों में 309 ग्राम पंचायतों में 25 जनवरी तक इस यात्रा के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आया है मणिपुर से। वहाँ के एक जो उग्रवादी संगठन है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी यूएनएलएफ, ये जो है नई दिल्ली में सरकार के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और ये गवर्नमेंट के साथ मतलब वहाँ पे ये हिंसा में शामिल नहीं होगा। ये जो है मैतेई समुदाय के प्रभुत्व वाली मणिपुर का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन है। ठीक है, इस संगठन की जो गठन हुई थी 1964 में, और इसका जो है देश के अंदर और बाहर दोनों जगह से संचालित होता था कार्य। तो ये बहुत ही अच्छा खबर है मणिपुर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जो पेंशन प्राप्त करते हैं लोग उनको हर वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। तो उस जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए उनको सरकारी कार्यालय जाना होता है या फिर डाकघर जाना होता है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो दिव्यांग होते हैं या जो बहुत बुजुर्ग हैं तो लाचार हैं, वो नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह के पर्सन के लिए जो हमारा डाक विभाग है वो नया इनिशिएटिव ली है। वो क्या है कि 1 दिसंबर 2023 से ही ऐसे व्यक्तियों को उनके घर पे ही जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन डाकघर में जाकर इसको बनवाता है तो उनको कोई शुल्क नहीं देना होता है। बट अगर वो डाक विभाग के कर्मी आकर आपके घर पे अवेलेबल कराएंगे ये, तो उसके लिए उनको 70 रुपए का भुगतान करना होगा। तो ये याद रखेंगे किस डेट से ये योजना चालू हो रही है और इसके लिए कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, और एक और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देखिए। गोवा की रहने वाली हैं दिशा नायक। ये क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला अग्निशमन कर्मी बनी है। महिला सशक्तिकरण का ही उदाहरण है। जब भी आप मेल में लिखेंगे महिला से रिलेटेड तो इनको जरूर ही देंगे वहां पे, क्योंकि लेटेस्ट उदाहरण है। ठीक है, ये जो है दिशा नायक वो उत्तरी गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी एमआईए पर तैनात है। और एमआईए का संचालन जो है जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा होता है। अब यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि ये क्रैश फायर टेंडर होता क्या है। तो यह एक विशेष प्रकार का अग्निशमन इंजन है जिसका हवाई अड्डों और सैन्य अड्डों पर विमान बचाव और अग्निशमन के में उपयोग किया जाता है। तो अभी तक कोई भी महिला इसका संचालन नहीं करती थी। अब पहली एक महिला है जो इसके टीम में शामिल हुई है और इसका संचालन करेंगे। ठीक है, एक और चीज काफी अच्छा है कि बीएसई पर जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उसका जो संयुक्त बाजार मूल्यांकन जो है 29 नवंबर को पहली बार $4 ट्रिलियन के स्तर को छू गया है। ठीक है, और ये जो $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचने में सिर्फ 2.5 साल लगे हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ निवेश आ रहे हैं और इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है पूछ दे कि मतलब कितना टाइम लगा इसको 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पहुंचने में। तो याद रखेंगे 2.5 साल। एक और न्यूज है कि ये 24 से 29 नवंबर तक नेपाल के पोखरा में तीसरे इंडो नेशनल अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें जो है भारत के बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यानी कि भारत इस पे दोनों फॉर्मेट में स्वर्ण पदक जीता है। और इसमें भारत की 2 टीम और नेपाल की 2 टीम और बांग्लादेश की 1 टीम पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कौन कौन कंट्री इसमें शामिल था। ठीक, अब एक चीज और नया चीज हुआ है यहाँ पे कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा तथा देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र बनाया गया है। अभी तक हमारे यहाँ ये एथलेटिक्स केंद्र नहीं था, पहला बार ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया गया है। इसका जो है ये जो केंद्र है उसमें 2000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। साथ ही
2000 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे कि कहाँ बनाया गया है, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं VR ललितांबिका। इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है 1802 में नेपोलियन द्वारा गठित किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। और जनरली तो ये पूछते ही रहते हैं कि किनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो और खासकर ये द लीजन ऑफ ऑनर, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो इस बार जो मिला है VR ललितांबिका, और ये इसरो के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, एक और रिपोर्ट आया है प्रवासी भारतीयों के मद्देनजर। ठीक है, तो उसमें बताया है कि 2023 में देश भर में 3,34,000 लगभग लोग हैं जो विदेशों में गए हैं रोजगार के लिए। इसमें से बिहार के 56,000 शामिल है। और सर्वाधिक प्रवासी जो है रोजगार के लिए विदेश में जाते हैं वो यूपी से हैं। और यहाँ से लगभग 1,20,000 व्यक्ति विदेश गए हैं रोजगार प्राप्ति के लिए। तो अगर मेन में मान लीजिए, पीटी का तो फैक्ट नहीं है, अगर मेन में प्रवासी के बारे में अगर पूछता है तो वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट यानी CSE की रिपोर्ट आया है, जिसके अनुसार बताया गया है कि जनवरी से सितंबर तक यहाँ 86 दिनों में मौसम बेहद खराब रहा है। यानी 365 दिन का 86% जो दिन है वहां पे मौसम का चरम घटना देखने को मिला है इंडिया में। ठीक है, और इस मौसमी घटना के कारण 2,923 लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग 20 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुए हैं। साथ ही 80,000 घर नष्ट हो गए हैं और 92,000 से अधिक पशु मारे गए हैं। तो जब भी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं या पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वहां पे ये पॉइंट आपको देना होगा और बताना होगा कि किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है वो। इसी रिपोर्ट में बताया गया है। और ये जो रिपोर्ट है ना, वो इंडिया 2023 एंड असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इन्वेस्ट के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो ये नाम भी याद रखेंगे। ये अगर नाम अगर आप पुट करते हैं वहां पे मेन में तो काफी इफेक्टिव होगा ये। ठीक है, इसी में बताया गया है कि अत्यधिक खराब मौसम की वजह से ज्यादातर जो चरम घटनाएं हुई है मौसम का वो MP में हुआ है। बट इससे मृत्यु जो हुआ है सर्वाधिक वो बिहार में हुआ है। बिहार में कुल 2023 में अब तक 642 लोग मारे गए हैं ये वेदर के कारण, वेदर। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 365 और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 341। यानी कि सब सर्वाधिक मौतें बिहार में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर यूपी में हुआ है। तो ये तीनों याद रख लेंगे क्रम से, क्योंकि कभी कभी 1-2 पूछ ही देता है। और इसी में बताया गया है कि पशुओं की सबसे ज्यादा मौतें जो है पंजाब में हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो घर बर्बाद हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। और देखा ही होगा हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू पहाड़ जो है वो धंस रहे हैं और वहां से हटाया जा रहा है लोगों को। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो घरों की क्षति हुई हिमाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, और इसी में बताया गया है कि फरवरी 2023 जो है भारत में, फरवरी 2023 पिछले 122 वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहा है। और अगस्त 2023 जो है सर्वाधिक 122 वर्षों में सूखा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से यूज करेंगे आप GS पेपर 2 के साइंस टेक में। ठीक है, फिर एक चीज है कि त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की संकल्पना पर आधारित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का गठन हुआ था। ठीक है, ये जो गठन हुआ था 2019 में, और इसको 1 वर्ष के लिए ही मात्र गठित किया गया था। बट इसको बढ़ाकर अभी 31 मार्च 2023 तक किया गया था। फिर से इसको बढ़ाकर 3 साल और बढ़ा दिया गया है। यानी अब ये 26 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, पूछ सकता है कि कितने ईयर के लिए बढ़ाया गया है। और एक अपने पड़ोसी कंट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 29 नवंबर को पहला समलैंगिक विवाह पंजीकृत किया गया है। और ऐसा करने वाला नेपाल दक्षिण एशियाई देशों में पहला हो गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है 2023 में है, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया था। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं कि पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD के अनुसार 2024 में अंतरराष्ट्रीय विकास दर जो है
2.7% रहेगा। ठीक है, यही विकास दर 2023 के लिए इस संस्थान द्वारा 2.9% की अनुमान लगाई गई है। साथ ही इसमें बताया गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है 2024 में 1.5% से बढ़ेगा, जबकि चीनी अर्थव्यवस्था 4.7% बढ़ेगा। और यूरोपीय यूनियन जो कि रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर काफी प्रभावित है, साथ ही इधर इधर देख रहे हमास इजराइल इससे भी प्रभावित है, तो वहां पे बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन का जो समग्र विकास है 2024 में 0.9% मात्र रहेगा। और ये जो विकास दर है यूरोपियन यूनियन का 2023 में अनुमानित है कि 0.6% रहेगा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा है वो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इस तरह का डाटा वो पूछते हैं पीटी में। ठीक है, अब देखिए बिहार से रिलेटेड देखते हैं कुछ। इसमें बताया गया है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है केसरिया, केसरिया बिहार में है, इसकी जो ऊंचाई है 104 फीट है। ठीक है, यहाँ पर बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 8 प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थलों की रेप्लिका यानी प्रतिकृति बनाई जाएगी। बिहार में जो इम्पोर्टेंट 8 बौद्ध पर्यटन केंद्र है उनकी प्रतिकृति जो है ये बौद्ध स्तूप केसरिया में बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो 8 बौद्ध पर्यटन है इसमें शामिल है विश्व शांति स्तूप, महाबोधि मंदिर, नालंदा खंडहर, अशोक स्तंभ, वैशाली विक्रमशिला, गुरुप्पा बोध स्थल, बराबर की गुफा और सुजाता स्तूप। ये नाम आपको याद रखना होगा, हो सकता है पूछ ले कि किनका बन रहा है किनका नहीं बन रहा है। ठीक है, और जब जीएस पेपर फर्स्ट में आप मौर्य कला से संबंधित लिखेंगे तो यहाँ पे आप ये बौद्ध स्तूप को तो दर्शाना ही होता है, तो वहाँ पे आप ये पॉइंट दे सकते हैं कि ये जो बौद्ध स्तूप है वो विश्व का सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई इतना है। ठीक है, और ये जो प्रतिकृति बनाई जाएगी इस पे गवर्नमेंट के द्वारा 19.77 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। ठीक, अब पटना में जो है 10 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी ईजेडसी की 26वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। और ये इस तरह का मतलब इस परिषद की ये 5वीं बैठक है जो पटना में आयोजित होगी। इसके पहले वर्ष 1958, 1963, 1985 और 2015 में ये आयोजित हुआ था। तो ये पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन ये पूछे हुए भी हैं पहले, तो इसको एकदम याद रखिएगा। 26वीं बैठक का आयोजन यहाँ होगा। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे अमित शाह करेंगे। ठीक, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। ठीक है, और 17 जून 2023 को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की 13वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इसको भी याद रखना है आपको। और इसकी जो अध्यक्षता है बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी द्वारा किया गया है। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपसे पूछ दे और आप वहां पे गलत मार के आएंगे, तो बहुत क्लियरली इसको अलग अलग करके याद रखेंगे। ठीक है, एक और चीज है कि माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव तथा उप निदेशक जो है अमर भूषण को संस्कृत शिक्षा बोर्ड का सचिव बना लिया गया है। ठीक है, तो आज का इतना ही था आज के लिए। ठीक है, अब जरा बताइए आप लोग थोड़ा ये बताइए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय परिवार को कितना केजी अनाज मुफ्त में दिया जाता है? 35 केजी। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री जनमत योजना है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताइए।